Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। और बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी है और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने इसका ऑलरेडी बता दिया था। आज इस सेकंड वीडियो में, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैं फेमिलियर कराऊंगा और उसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो के अंदर प्रोसीडिंग्स करेंगे अपनी। ओके, तो बेटा देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक वर्ड कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, कंजप्शन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा वर्ड, प्रोड्यूसर के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस। बहुत शॉर्ट गो में ब्रीफली हम लोग इन चीजों को समझेंगे ताकि हम लोगों को ज्यादा टाइम इस पर डिनोट ना करना पड़े, क्योंकि चैप्टर अभी बहुत लेंथी बचा हुआ है। तो पहले, कंज्यूमर का मतलब वो व्यक्ति होता है बेटा जो चीजों को क्या करता है, यूज करता है और कंज्यूम करता है। और यूज कंज्यूम करने के पीछे मेन इसका उद्देश्य होता है सेटिस्फेक्शन। जिस प्रोसेस के द्वारा ये चीजों को कंज्यूम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन। आई एम नॉट गोइंग इन वेरी मच डिटेल्स, कन्फाइंड टर्मिनोलॉजीज के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोड्यूसर कौन होता है बेटा? प्रोड्यूसर एक व्यक्ति होता है जो या तो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस वर्ड बोल सकते हो, प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, और एक चीज और होती है रॉ मटेरियल की मदद से। जब वो इन दोनों चीजों को आपस में कंबाइन करता है, प्लस करता है, तो फाइनली एक गुड्स बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल में और फिनिश्ड गुड्स में क्या डिफरेंस होता है कि रॉ मटेरियल रॉ नेचर का होता है और वो कंज्यूम करने के योग्य नहीं होता, मतलब इसको आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फिनिश्ड गुड्स के अंदर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस गुड के अंदर पावर है क्या करने की, आपकी जरूरतों को पूरा करने की। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज की डिमांड करता है तो उस डिमांड को करने के पीछे सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो वो चीज उसकी जरूरत का पार्ट होती है या वो चीज उसकी इच्छा का पार्ट होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे चीजों को क्लियरली समझ के चलना है। तो बेटा, प्रोड्यूसर कौन हो गया? प्रोड्यूसर एक व्यक्ति हो गया जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों को यूज करके रॉ मटेरियल के साथ वो कंबाइन करता है रॉ मटेरियल को, किसमें, फिनिश्ड गुड के अंदर। ठीक है, और वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखेगा या सामने वाले व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपके काम की है, आपकी जरूरत की है, तो आप पैसे के बदले में वो चीज उससे परचेज कर ही लेंगे। ठीक है, देन ये सब जो प्रोसेस पूरा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। एक व्यक्ति आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो कहीं पर अपना पैसा लगाता है। मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वन हु इन्वेस्ट मनी इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम इट। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कहीं पर पैसा लगाता है, क्या करने के लिए, उस पैसे से पैसा जनरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर जो प्रोसेस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों को ये पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेटा, हमारी इकोनॉमिक्स जो है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, बहुत सारी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी। पर उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको जानने से पहले आप लोगों को दो वर्ड समझने पड़ेंगे कि आपकी एंटायर इकोनॉमिक्स दो वर्ड के ऊपर चलती है। पहला वर्ड होता है एक्सेप्शन और दूसरा वर्ड होता है अजम्पशंस। इसमें क्या मतलब है बेटा? इकोनॉमी जो है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो लागू हो रही है किसके ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमंस ही इसको बना रहे हैं, ह्यूमंस ही इसको चला रहे हैं। जितने भी जैसे भी सारे काम है वो कौन कर रहे हैं? ह्यूमंस ही कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट समझने वाली बात यह है कि ह्यूमन का नेचर होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता है। तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे लॉ एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है किसका? अजम्पशंस का और एक्सेप्शंस का। अब ये अजम्पशन और एक्सेप्शन है क्या? फटाफट से देख लेते हैं।
अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ चीजें आपको मानकर चलनी पड़ती हैं कि ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी ही है, इसमें देयर इज नो चेंज। और एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें इसके ऊपर लागू नहीं होती हैं तो आप उनको इग्नोर करके चलते हैं, उन एरियाज को आप लोग छोड़कर चलते हैं जो एरियाज आपको लगते हैं कि ये एरियाज मेरे किससे रिलेटेड है, ऐसी चीजों से रिलेटेड है जहां पर मेरा लॉ क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया हो। और बेटा अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क बाय मेकिंग कमेंट्स ऑन द वीडियो। देखिए अब यहाँ पे एवरी इकोनॉमिक या एवरी चॉइस हैज कॉन्सिक्वेंसेस, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देख ही लिया था। इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे नापे जाएंगे, प्राइस कहां पर जाके सेटअप होगा, ये सब भी कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स बताएगा। मेक इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजंस, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो यहाँ पर 3 हाईलाइटेड पॉइंट निकल कर आ रहे हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट के अंदर कोई भी चीज चल रही होती है तो उस चीज के जो प्राइस होते हैं वो 2 चीज डिटरमाइन करती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। माइक्रो के आखिरी चैप्टरों में, आगे वाले चैप्टरों में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइस भी किस तरह से फिक्स करे जाते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि प्राइस फिक्स करने में 2 चीज हमारा मेजर रोल प्ले करती हैं, एक हमारी डिमांड और दूसरी हमारी सप्लाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम लोगों को इवेल्युएट करनी होती है चॉइसेस, मतलब हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी ई, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चॉइस करूंगा कि मेरे को ए सेलेक्ट करना है या बी सेलेक्ट करना है या सी सेलेक्ट करना है। और ये हम लोग टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को ऊपर टॉपिक में बता दिया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जहां हम लोगों ने रीजन पढ़ लिए थे, स्कैरसिटी के बारे में पढ़ लिया था और अनलिमिटेड वांट्स के बारे में पढ़ लिया था, लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड चीजें देख ली थी। और फाइनली हमको क्या करनी पड़ रही थी, हमको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा था जिस प्रॉब्लम को हम लोगों ने नाम दिया था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस अराइज क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारे पास क्या थी, स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी होने के 3 कारण थे जिसमें आप लोगों को आई थिंक क्लियरली याद होना चाहिए। पहला कारण था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लोग वालों की अनलिमिटेड इच्छा, ह्यूमंस की अनलिमिटेड इच्छाएं। देन लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि हमारे पास उनको पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा असेट्स नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक ही चीज को आप अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन 3 कारणों से क्या जनरेट होता था, स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा सेकंड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। हमारी जो जितनी भी एस्पेक्ट है, जो भी चीज है, डिसीजन मेकिंग में आपको कौन मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में आपको इकोनॉमिक्स ही मदद करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सब पॉलिसी किसके ऊपर ही आधार होती हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर ही आधारित होती हैं। तो बेटा आई थिंक आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, प्राइस डिटर्मिनेशन करना, डिसीजंस लेना और फाइनली गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। रोल्स तो और भी बहुत सारे हैं पर अभी हमारा रोल जो है समझने के लिए इतने पर ही कन्फाइंड हम लोग रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आई होप इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबिन्स। तो पहले तो आप एक चीज समझ लो, इकोनॉमी पता चल गया, इकोनॉमिक सिस्टम पता चल गया, और अभी डिटेल्स में और आगे वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है। ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को कवर कर दिया जाएगा। फिलहाल एक बात समझो कि आप लोगों ने देखा यहां पर कि हम लोग जो इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसकी सहायता से, इकोनॉमिक्स की मदद से। और इकोनॉमिक्स मेरी 2 कैटेगरी में बटी हुई है, एक मेरा माइक्रो और दूसरा मेरा मैक्रो। ठीक है बेटा, तो एज अ रिजल्ट जैसे साइंस के फील्ड को पढ़ने वाले साइंटिस्ट होते हैं, जैसे अलग अलग फील्ड्स को पढ़ने वाले लोगों को अलग अलग नेम से स्पेसिफाई किया जाता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले लोग होते हैं इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब ये इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी हमारी, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब पुराने, ओल्ड सोच जो रखते हैं, ओल्ड करेक्शन की चीजें करते हैं, सारी चीजें। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस सिर्फ आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देने के पर्पज से मैं बता रहा हूं। दूसरा होता है बेटा मॉडर्न, जो आज के जमाने के हैं, लेटेस्ट है, नई नई सोच रखते हैं, नई चीजों पर बिलीव करते हैं। और तीसरे होते हैं नियो क्लासिकल,
नियो क्लासिकल दोनों का मिक्सचर है, जहां पर नई सोच भी होती है और पुरानी चीजों की भी वो कैप्चर करके चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में, कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो है एडम स्मिथ। फिर हम लोग पढ़ते हैं एल्फ्रेड मार्शल के बारे में, फिर सैमुअलसन के बारे में, और फाइनली रॉबिन्स के बारे में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको इन सबका नजरिया बता दूंगा कि इन लोगों का इकोनॉमिक्स को लेकर सोच क्या है और नजरिया क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे लास्ट व्यक्ति हैं ये रॉबिन्स, इन्होंने पूरी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जो दुनिया सबसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को मानती है। तो हम लोग इन्हीं के नजरिए से देखेंगे, हालांकि हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ाए हैं, बस सिर्फ हम लोगों को एक उसको कंफाइंड कंसोलिडेट रूप में देखना है। तो देखिए क्या लिख रहा है, रॉबिन्स ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। क्या पढ़ने में मदद करता है ये आपको, ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ने में मदद करता है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, और किस नजरिए से दिखाता है हमको चीजों को, एंड्स का मतलब होता है हासिल क्या कर रहे हो, और स्केयर मींस का मतलब किस चीज को लगाकर, जिनके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो बेटा एंड्स का मतलब है आपके ह्यूमन वांट्स, स्केयर्स मींस का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज, और ऑल्टरनेटिव यूजेस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए। तो वही जो चीज हम लोग प्रीवियसली पढ़ते हुए आए हैं, रॉबिन्स की डेफिनेशन वहीं पर शुरू होती है और वहीं पर उन्हीं तीनों चीजों के बारे में डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। फिर दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं, एंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का नेचर कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, मतलब ये बार बार कभी नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होते, और रीअकरिंग का मतलब ये बार बार रीजनरेट होते रहती हैं। जैसे ही वन वांट गेट्स सेटिस्फाइड, वन वांट गेट्स सेटिस्फाइड, अनदर अराइजेस। मतलब जैसे ही एक वांट पूरा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली दूसरा वांट क्या हो जाएगा, आपके मन से अराइज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो क्या है, स्केयर्स मींस। स्केयर मींस का मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अब रिसोर्स में देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, समय, जमीन, पैसा, जो लेबर काम करने आ रही है, जो कैपिटल मतलब मनी लगा रहे हो बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, हर एक चीज क्या है, एक दायरा है, एक लिमिट है। तो एज अ रिजल्ट किसी भी इकोनॉमी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, सबके पास क्या होते हैं, एक दायरे में, एक लिमिट में ही रिसोर्स मौजूद होते हैं। तो एज अ रिजल्ट यहां पर अगर हम बात करेंगे स्केर्स मीन की, तो स्केयर मीन्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा एक्सेसिव ना होना, एक दायरे में होना जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत यूज होते हैं, फैन चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, देन एसी चल रहे होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स चल रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, अब हम डिसाइड करते हैं ना क्या चीज चलानी है, क्या चीज नहीं चलानी है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम लिमिटेड है, तो वो क्या कहेगा, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको कम करना है, तो क्या है, एसी नहीं चलाएगा, फ्रिज को कम से कम यूज करेगा, रेफ्रिजरेटर्स को मतलब डीप फ्रीजर्स को भी कम यूज करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या है, अगर हम ऑल्टरनेटिव्स ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा, और ऑल्टरनेटिव्स कम यूज करे जाएंगे तो खर्चा हमारा कम होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन रॉबिन्स की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, और उसके बाद बेटा ये हमारी प्रॉब्लम है जो हम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था, और अब मैं थोड़ा इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की सप्लाई जब क्या होती है, कम होती है उसकी डिमांड के कंपैरिजन में, मतलब लोग बार जो मांग रहे हैं वो हमारे पास उतना नहीं है कि हम उनकी सबकी पूर्ति कर पाए। तो एज अ रिजल्ट एक वर्ड जनरेट हो जाता है स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी की वजह से ही प्रॉब्लम आ जाती है, कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं क्या सेलेक्ट करूं या क्या चीज सेलेक्ट ना करूं। ठीक है, और उसी से अराइज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो तीन स्टेप है ये, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी किस वजह से बनी ये भी हमें पता है, स्कैरसिटी बनने के पीछे तीन कारण है, कौन कौन से, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। इन तीनों की वजह से बनी स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी की वजह से बनी चॉइस, और चॉइस की वजह से बन रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये चॉइस की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनने वाला क्या कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ लेते हैं। जैसे बेटा अगर आप 50,000 रुपए की एक ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, और आपके पास आए तीन ऑप्शन, एक 60,000 की जॉब का, एक 70,000 की जॉब का, और एक 80,000 की जॉब का, तो जाहिर सी बात है
आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप रेशनल कंज्यूमर हैं। पर सी वाली जॉब को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक जॉब को ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन वो जॉब ये वाली नहीं होगी क्योंकि ये तो आपकी ऑलरेडी थी। आपके पास दूसरा बेस्ट मौका कौन सा था? बी वाला। मतलब मान लीजिए अगर सी मौजूद ना होता तो आप किसको सेलेक्ट करते? बी जॉब को सेलेक्ट करते ना। तो एज अ रिजल्ट यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। देखिए यहां पे लिख रहा है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब आपको क्या करना पड़ा? जब किसी चीज को पाने के लिए आपको कोई उससे कम एक बेहतर चीज को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब यहां पे देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। फोकस करिएगा, स्कैरसिटी में क्या लिखा हुआ है? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे गवर्नमेंट के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो स्कूल बनाए या फिर वो रोड को कंस्ट्रक्ट करे, लेकिन वो कर दोनों में से एक ही चीज को सकती है क्योंकि उसके पास रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड, लेकिन बनाना दोनों चीज चाहती है। तो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। एज अ रिजल्ट जो प्रॉब्लम बनेगी कौन सी बनेगी? कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर दे वांट टू प्रोड्यूस द स्कूल और दे विल प्रोड्यूस द रोड। तो यहां पर भी एग्जांपल के तौर लिखा है डिसाइडिंग बिटवीन द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। जितनी चीजें हमको दी गई हैं उसके बीच में हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है और हमें क्या चीज इग्नोर करनी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन आफ्टर दैट एग्जांपल इसमें स्टडी फॉर 2 आवर्स और वॉच नेटफ्लिक्स, दोनों ऑप्शन है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैं बात करूंगा तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया। तो आई थिंक सीक्वेंस में समझ में आ गया होगा। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स और ऑल्टरनेटिव की वजह से बनी स्कैरसिटी, स्कैरसिटी की वजह से बन रही है चॉइस और चॉइस की वजह से ही हमारी जा रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ब्रीफली छोटा सा चार्ट तैयार कर रखा है जिसमें आप लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? जब पहले तो ये समझ लीजिए इनकी दोनों की शुरुआत हुई ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक में माइक्रो वर्ड को बोला जाता था मिक्रोस और मैक्रो वर्ड को बोला जाता था मैक्रोस। ठीक है बेटा, गौर से देखना। तो माइक्रोस का मतलब था वहां पर स्मॉल और मैक्रोस का मतलब था वहां पर लार्ज। तो हमारी इंग्लिश में निकलकर आए ये वर्ड, एक वर्ड निकलकर बना माइक्रो और दूसरा वर्ड निकलकर बना मैक्रो। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा बात को। यहां पर दोनों में डिफरेंस किसका दिखेगा? यहां पर आपको आई दिखेगा और यहां पर आपको ए दिखेगा, बाकी सारी स्पेलिंग आपको सेम मिलेगी। तो आई का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, और ए का मतलब क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा करना। तो बेटा जब हम इकोनॉमी को सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन जब हम इकोनॉमी को पूरे कंसोलिडेट एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहीं पे लिख रहा है इंडिविजुअल यूनिट, कंज्यूमर, फर्म और मार्केट। एंटायर इकोनॉमी जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। मतलब ये है आपकी पॉपुलेशन और ये है आपके इसमें अंदर मौजूद एलिमेंट्स। तो अगर आप सबको एक साथ पढ़ रहे हो तो वो किसका हिस्सा है? मैक्रो का हिस्सा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक को निकालकर इसके बारे में पढ़ रहे हो तो वो किसका हिस्सा है? माइक्रो का हिस्सा है। ठीक है, इसमें प्राइस थ्योरी बोलते हैं, डिमांड सप्लाई, कॉस्ट रेवेन्यू यूज होते हैं, लेकिन इसमें बड़े कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जैसे आपका नेशनल इनकम, ग्रोथ, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, और भी इसके डिफरेंशिएशन है। जैसे यहाँ के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एक व्यक्ति की डिमांड, एक व्यक्ति की सप्लाई, और यहाँ पर सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई। फिर एक पॉइंट और आता है इसमें कि एग्रीगेशन, इकट्ठा करने की स्थिति। तो माइक्रो में एग्रीगेशन की डिग्री होती है लो, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही एलिमेंट के बारे में बात हो रही होती है। पर मैक्रो के अंदर डिग्री होती है हाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ बात होती है। तो हम सब चीजों को क्या करते हैं? जोड़कर चलते हैं, कंबाइन कर कर चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या आपको लग रही है कि फ्रूटफुल है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और इसी मोड पे आगे काम करने का। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया। बाकी का जो है हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ थोड़ा सा बेस पुराना भी आप लोगों को क्लियर कर दूं।
तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।